Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Schools. Students, as you know, आपका बोर्ड का फाइनल पेपर जो है वो अब आने वाला है. तो आपकी हेल्प के लिए एक मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसको हम शॉर्ट रिवीजन वीडियो कहेंगे, जिसमें हम मेन चैप्टर्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो सारे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th के अकाउंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अकाउंटिंग इक्वेशन. अब अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले आपको पता है कि इक्विटीज़ जो होती हैं वो इक्वल टू एसेट्स होती हैं. ठीक है, मतलब कि जितनी हमारी इक्विटीज़ होंगी उतने एसेट्स होंगे. इक्विटीज़ होगी हमारी टोटल क्लेम्स. ठीक है, इक्विटीज़ को हम कहते हैं टोटल क्लेम. इसका मतलब टोटल क्लेम्स जो होते हैं वो इक्वल टू एसेट्स होते हैं. टोटल क्लेम में हमारे दो तरह के क्लेम आ गए. एक इंटरनल क्लेम प्लस एक्सटर्नल क्लेम. इसका मतलब इंटरनल क्लेम प्लस एक्सटर्नल क्लेम क्या हो गया? एसेट्स. ठीक है, तो इंटरनल क्लेम होगी हमारी कैपिटल, एक्सटर्नल क्लेम हो गया हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज. तो इसका मतलब एसेट्स किसके बराबर होगी? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज या लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल्स. तो इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, ये तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई. तो जब भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो भी ट्रांसैक्शंस होगी, जो भी हम ट्रांसैक्शन करेंगे, या तो वो एक ही साइड को इफेक्ट करेगी या वो दोनों साइड को इफेक्ट करेगी. ठीक है, या ट्रिपल साइड को इफेक्ट करेगी. मतलब कि ट्रांसैक्शंस के डबल इफेक्ट होंगे. अब डबल इफेक्ट वो दोनों एसेट साइड भी हो सकते हैं, कैपिटल साइड भी हो सकते हैं, या एक एसेट साइड होगा, एक कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड होगा. ठीक है, तो उसके इफेक्ट हमें पता होने चाहिए. तो अब मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. जैसे बच्चे एक एग्जांपल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर. तो देखिए, मैंने जो बात बोली आपको कि एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं. तो हर ट्रांसैक्शन का डबल इफेक्ट होगा. वो डबल इफेक्ट एसेट्स में भी हो सकता है, वो एक एसेट में भी हो सकता है, एक कैपिटल में भी, या कैपिटल या लाइबिलिटीज में भी हो सकता है, या तीन इफेक्ट भी आ सकते हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट दो इफेक्ट तो हमने होते ही होते हैं इसके. तो लिखो हुआ सोनिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक, मशीनरी. तो ट्रांसैक्शन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऊपर अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखा जिसका फॉर्मेट है. तो सबसे पहले हमने लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक, मशीनरी. तो एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आ गया? कैश आ गई, स्टॉक आ गया, मशीनरी आ गई. 40,000, 30,000, 60,000. अब ये तीनों क्या बन गई? हमारी कैपिटल बन गई. तो टोटल कर दिया, कैपिटल के बराबर आ गया. हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, कैश 40,000, स्टॉक 30,000, मशीनरी 60,000, कैपिटल 1,30,000. फिर कॉस्टिंग गुड 25,000, सोल्ड फॉर 28,000 एंड क्रेडिट. तो 25,000 के गुड्स 28,000 में बेचे, पर क्रेडिट में बेचे. ठीक है, तो स्टॉक में से 25,000 कम हो गया, डेटर बढ़ के 28,000, 3,000 का प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट हमारा हमें पता है कैपिटल में आता है, तो कैपिटल में प्रॉफिट लेगा. फिर हमारी न्यू क्वेश्चन बनी, फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. फिर हमारा स्टॉक बढ़ा और लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं. फिर मशीनरी डेप्रिशिएट हुई तो लॉस है, कैपिटल में से भी लेस होगा, मशीनरी से भी लेस हो जाएगा. फिर कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड. कैश रिसीव की होगी, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ किया होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव 11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दी अकाउंट ऑफ कस्टमर 12,000. जिससे 12,000 लेना था उससे 11,500 लिया. तो इसका मतलब कि डेटर्स से 12,000 लेस करना है क्योंकि इनसे पैसे लेने थे हमने. कैश में हमारे पास 11,500 आया, 500 का लॉस हो गया, वो कैपिटल में से माइनस हो गया. फिर नेक्स्ट आपके बैड डेट हो गए हैं 2,000. तो आपको पता है बैड डेट कहाँ कहाँ से माइनस होंगे? डेटर में से माइनस होंगे और कैपिटल में से माइनस होंगे. तो बैड डेट ही माइनस कर दिया. फिर नेक्स्ट है कैश पेड 9,700 टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव 300. क्रेडिटर्स को
हमने 10,000 रुपये देना होगा, ठीक है, 10,000 रुपीज़ देना होगा, 9,700 रुपीज़ दिए, 300 रुपीज़ डिस्काउंट ले लिया, तो इसके बाद 300 रुपीज़ हमें फ़ायदा हो गया, वो हमारे कैपिटल में ऐड हो गया, 10,000 रुपीज़ हमारे क्रेडिटर में से माइनस हो गया और कैश में से 9,700 माइनस हो गया। फिर बैड डेट हमारे रिकवर हो गए होंगे 1,200 रुपीज़, तो बैड डेट रिकवर हुए तो कैश में भी आएंगे और कैपिटल में भी आएंगे, तो ये हमारी फाइनली क्वेश्चन बन जाएगी इस तरीके से। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन कैसे करना हमने। नेक्स्ट बच्चे जो चैप्टर है वो है जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल्स के लिए मैंने आपको दो तरीके की अप्रोच बताई थी, एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमने एक वर्ड याद रखना है, CLEAR, ये मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि कैपिटल अगर इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज करती है तो डेबिट होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इसका मतलब कि सर एक्सपेंस और एसेट्स सेम रूल फॉलो करते हैं, बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू सेम रूल फॉलो करते हैं, बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, कम होंगे तो डेबिट होंगे। ये आपकी मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच पे चलें, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि हमें तीन तरह के अकाउंट याद रखने हैं। एक पर्सनल अकाउंट, पर्सनल हो गया किसी पर्सन के नाम का, राम, श्याम, मोहन, सोहन, किसी कंपनी के नाम का। एक हो गया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हो गया हमारे एसेट्स के लिए। और एक हो गया नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हो गया एक्सपेंस और लॉसेस के लिए या इनकम एंड गेन्स के लिए। तो पर्सनल अकाउंट में बता दिया, पर्सन के नाम या किसी फर्म का नाम, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है बच्चे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं आपके खर्चे हो गए, एक्सपेंस हो गए, लॉसेस हो गए या इनकम हो गई या गेन्स हो गई, इनके लिए होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में बताया एसेट्स के लिए हो गया आपके। पर्सनल अकाउंट आपकी नेचुरल पर्सन हो गया, नेम हो गया, किसी फर्म का नाम हो गया, ठीक है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए कोई, तो इनके लिए हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। अब जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको। जैसे बच्चे जनरल एंट्रीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है। फिर अभी आपको बताया कि कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बता दी जनरल एंट्रीज के। अब जनरल एंट्रीज करनी कैसे होती हैं वो देख लीजिए। ये कुछ मुझे ट्रांजैक्शंस दी हुई, जैसे ये फर्स्ट वन बोला हुआ है कि रहीम स्टार्टेड ए या रहीम कमेंस ए बिजनेस विद कैश। तो इसका मतलब बिजनेस में क्या है, ये कैश है। ये कैश क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। और क्या है बिजनेस में, कैपिटल आई। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसका मतलब कैश अकाउंट दिया तो कैपिटल अकाउंट करूंगा अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से फॉलो करूंगा, ठीक है। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, तो इसका मतलब अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है तो बैंक बढ़ा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्या कम हुई, कैश। कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आपके पास क्या आई, परचेज आई। परचेज एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस बढ़ते हैं, डेबिट होते हैं। कैश कम होगी तो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। फिर ब्रॉड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़, आपने ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर ब्रॉड किया है, तो हमारे पास क्या है, फर्नीचर आया, ठीक है। तो फर्नीचर एसेट है, डेबिट हो जाएगा। तो क्या कम होगी, कैश कम होगी। तो कैश कम होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। फिर वैसे लिखो विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, अगेन हमारे पास क्या आया, कैश आई, तो कैश क्या हो जाएगी, डेबिट। तो बैंक कम हो गया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फिर गुड्स सोल्ड टू रमज़ान, रमज़ान को गुड्स बेचे हैं, उधार में बेचे हैं, रमज़ान से पैसा लेना है, रमज़ान डेबिट हो गया, डेटर हो गया। हमने क्या की, सेल, तो सेल इनकम होती है, इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट हो जाएगी। फिर ब्रॉड गुड्स फ्रॉम रफ़ीक, रफ़ीक से आपने गुड्स परचेज किए हुए हैं,
तो परचेज एक्सपेंस होता है, डेबिट हो जाएगा। तो हमारा क्रेडिटर बढ़ गया, पैसे देने हैं हमने इसको, तो रफ़ीक क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से ही पेड ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस क्या हो गए, खर्चे, एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो क्या कम हुई होगी, कैश, कैश क्रेडिट होगी। तो यही जर्नल एंट्रीज हमने इस फॉर्म में करके भी दिखानी है हमने आपको। जैसे मेरे को बताया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो पहला कैश अकाउंट DR टू रहीम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपने बिजनेस शुरू किया कैश से, तो कैश डेबिट टू रहीम कैपिटल अकाउंट हमने इस तरह एंट्री कर देनी। सेकंड मैंने बताया था, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया था, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, एंट्री इस तरह से होगी। फिर आपने गुड्स परचेज किए थे कैश दे के, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फिर आपने फर्नीचर परचेज किया था ऑफिस यूज़ के लिए, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फिर आपने विड्रॉ की थी कैश बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए, तो कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। फिर आपने रमज़ान को सेल की थी, रमज़ान टू सेल। फिर आपने परचेज़ किया था रफ़ीक से, तो मैं बताया परचेज अकाउंट DR टू रफ़ीक अकाउंट। तो इस तरीके से हमने जर्नल एंट्रीज करनी होती है। फिर आपने ट्रेड एक्सपेंस किया, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब कुछ और एंट्रीज भी देख लेते हैं, जैसे रिसीव कैश फ्रॉम रमज़ान, अलाउड हिम डिस्काउंट 10 रुपीज़। आपने कैश रिसीव की रमज़ान से 590, तो कैश कितनी है हमारे पास 590। डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, मतलब डिस्काउंट अलाउ किया आपने उसको, सॉरी, तो डिस्काउंट अलाउ आपके लिए एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, तो 10 रुपीज़ आपका लॉस हो गया। टू रमज़ान लिख लोगे यहाँ पे 600। तो कैश अकाउंट DR करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR करेंगे, टू रमज़ान करेंगे। तो वही एंट्री की मैंने, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR, टू रमज़ान। तो एंट्री पास होगी मेरी, समझे बच्चे। इसी तरीके से पेड वेजिस, तो वेजिस एक्सपेंस होती हैं, वेजिस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो वही एंट्री मैंने की, वेजिस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखिए, पेड रफ़ीक इन फुल सेटलमेंट 400 रुपीज़। तो रफ़ीक को हमने 400 रुपीज़ दिए, देने 410 थे, 10 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव कर दिया। तो बच्चे देखिए, रफ़ीक को अपने 410 रुपीज़ देने थे, 410 लिखा, कैश आपसे गई 400 रुपीज़, 10 रुपीज़ आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया, इनकम है, इनकम क्रेडिट होगी। तो इस तरीके से हमने जनरल एंट्रीज करनी है। फिर कुछ और भी एंट्रियाँ देख लेते हैं, रेंट पेड या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रेंट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट, तो रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए एक्सपेंस हो गया, तो वो डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल, क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री आपकी इस तरीके से आ जाएगी, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू रहीम कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो। अगर मेरे को इनकी लेजर्स करनी हो तो मैं आपको लेजर्स भी समझा देता हूँ। जैसे बच्चे मैंने कैश की लेजर बनाई है, यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट की लेजर बनाई है, मैंने बैंक अकाउंट की लेजर बनाई है। तो लेजर्स कैसे बनती हैं, सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट हो गया, डेबिट क्रेडिट लिखा है यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को कैश अकाउंट की लेजर बना रहा हूँ, तो मैं कैश की एंट्रीज देखूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कैश की एंट्रीज देखी कि ये कैश डेबिट है, तो डेबिट साइड ही आएगी, नाम किसका लेगी, कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ पे कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड ही आएगी, नाम परचेज का लेगी। फिर यहाँ पे कैश क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड ही आएगी, नाम परचेज का, नाम फर्नीचर का लेगी। कैश डेबिट साइड, डेबिट साइड ही आएगी, नाम बैंक का लेगी। जैसे मैंने ये पहली एंट्री लेता हूँ, यहाँ पे कैश क्या है, डेबिट साइड है, तो मैंने कहा लिखनी है, डेबिट साइड लिखनी है, नाम किसका लेना है, रहीम कैपिटल अकाउंट। तो मैंने वही किया, मैंने डेबिट साइड लिखी, नाम लिया रहीम कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ 12,000। सेकेंड मैंने आपको ट्रांसैक्शन बताई कि यहाँ पे कैश थी, सॉरी, कैश क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगी, नाम किसका लेगी, बैंक अकाउंट का। तो मैंने कैश क्रेडिट साइड ही लिखनी है, नाम बैंक अकाउंट का लिखना है, बैंक अकाउंट का लिखना। थर्ड, कैश क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड ही आएगी, नाम किसका लेगी, परचेज का, तो मैंने परचेज साइड लिखा, परचेज अकाउंट। इस तरीके से हमने कैश की लेजर बनानी है। तो देखना है कि हमारा लास्ट में टोटल कितना आता है। जैसे यहाँ पे प्लस किया, मेरा टोटल आया 13,519, इनका जो टोटल आया वो कम आया था। तो जब मैं 13,590 में से अमाउंट लेस किए ये वाले, तो मेरे पास बैलेंस जो बचा 2040 बचा। तो आपने जो मंथ चल रहा होगा उस मंथ की लास्ट डेट लेनी होती है, तो लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया, इसी को ब्रॉट डाउन कर दिया। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट की अगर बनानी हो मुझे,
तो मुझे कैपिटल की एंट्री देखनी है। जैसे मैंने पहले ही कैपिटल की एंट्री देखी, कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगी, नाम किसका लेगी, कैश का। तो मैंने वही किया, कैपिटल क्रेडिट थी, क्रेडिट ही लिखी, नाम कैश का ले लिया। फिर कैपिटल की एंट्री कौन सी थी, लास्ट वाली अभी जो हमने देखी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड ही आएगी, नाम किसका लेगी, डेबिट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 रुपीज़, टोटल कर दिया, ये अमाउंट आ गया। फिर यहाँ पे कुछ ही नहीं बचा था तो टू बैलेंस का एड ऑन कर दिया, इस मंथ की लास्ट डेट ले ली, फिर इसी को ही 1 अगस्त में ब्रॉट ऑन कर दिया। इसी तरीके से बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, आपने डिफरेंट अकाउंट्स इस तरह से बनाने होते हैं, लेजर इस तरह बनती है आपकी। तो आई होप आपको लेजर भी समझ आई होगी, लेजर कैसे बनाते हैं। अब बच्चे मैं आपको कैश बुक के बारे में बता देता हूँ। कैश बुक भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन बात करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली है, अब सिंगल कॉलम कैश बुक में याद रखना है सिर्फ कैश वाली एंट्री लेनी है, ठीक है, सिर्फ कैश की ट्रांसैक्शन लेनी है। और कैश हमारे पास क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या रूल फॉलो करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब जो पैसा आएगा वो डेबिट साइड आएगा, प्लस वाली साइड डेबिट होगी, माइनस वाली साइड क्रेडिट होगी, मतलब जो पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड हो गया। तो हमने यहाँ पे खाली कैश देखनी है कि कैश वाली एंट्री लेनी है। जैसे ये ट्रांसैक्शन मैंने देखी, बैलेंस इन कैश इन हैंड, तो इसका मतलब पैसा है हमारे पास, तो ये डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर कैश सेल, पैसा आया, सेल्स अकाउंट, परचेज मशीनरी, पैसा गया बाय मशीनरी अकाउंट, रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट्स, पैसा आया, टू रेंट अकाउंट, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम डेबिट, पैसा गया क्रेडिट साइड, सैलरी पेड क्रेडिट साइड, पैसा गया, रिसीव किया है तो डेबिट साइड, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में कैश जब पैसा जमा करा दिया तो कैश गई क्रेडिट साइड, फिर पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, पैसा गया क्रेडिट साइड। सेम हमें लेजर की तरह ही फॉलो करना है, बस यहाँ पे सिर्फ कैश की ट्रांसैक्शन लेनी है, ठीक है। कैश बुक का नाम ही है खाली कैश की ट्रांसैक्शन। और सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने खाली सिंगल कॉलम बनाना है, सिंगल कॉलम मतलब अमाउंट का कॉलम भी बनाना है, ठीक है। उसमें सिर्फ कैश की ट्रांसैक्शन देखनी है। टोटल किया, टोटल के बाद देखा कि ये अमाउंट यहाँ पे कम आ रहा है, कितना कम आ रहा, 13,000 कम आ रहा था, तो बाय बैलेंस का एड डाउन कर दिया 13,000 और इस मंथ की लास्ट डेट ले ली और उसी अमाउंट को नीचे ब्रॉट डाउन कर दिया हमने। ये सिंगल कॉलम कैश बुक हो, ये आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक हो गया, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको एक डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन समझा देता हूँ। अब डबल कॉलम में क्या होगा, 2 कॉलम आ जाएंगे। सर कौन कौन से कॉलम आएंगे, कैश और बैंक के, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखना होता है कि सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांसैक्शन देनी है, और अगर दोनों ट्रांसैक्शन आ गई, कैश और बैंक दोनों आ गई, तो वो काउंटर एंट्री बन जाएगी, उसका डबल इफेक्ट आ जाएगा, डेबिट साइड इफेक्ट भी आएगा, क्रेडिट साइड इफेक्ट भी आएगा। समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे बोला कमेंस बिजनेस विद कैश 1,20,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपोजिट इनटू द बैंक। तो पहले बिजनेस कितने शुरू किया, 1,20,000 थे। तो बिजनेस शुरू करते हैं तो एंट्री क्या आती है, कैश टू कैपिटल, तो कैश डेबिट है, डेबिट ही होगी, नाम कैपिटल का लेगी, टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000। अब 40,000 बैंक में जमा करा दिया है, तो इसका मतलब कि अब ये काउंटर एंट्री बन गई। कैसे, बैंक टू कैश, क्योंकि बैंक बड़ा कैश कम होगी, तो बैंक बड़ा, बैंक वाली साइड 40,000 लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा टू कैश, यहाँ लिखा कॉन्ट्रा। सेम, अब कैश कम होगी तो यहाँ पे कैश माइनस कर दिया, तो कहाँ पर क्या कर दिया, बाय बैंक कॉन्ट्रा कर दिया, ठीक है। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश दिस अमाउंट एंड चेक दिस अमाउंट, पैसा गया तो यहाँ पे माइनस होगा हमारा, क्योंकि यहाँ माइनस वाली साइड है, प्लस वाली साइड है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो पैसा गया। फिर विड्रॉल, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, फिर काउंटर एंट्री आ गई, फिर हमने काउंटर एंट्री लिख दी इसको, ठीक है बच्चे। फिर डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट, तो पैसा आया तो डेबिट साइड आएगा। फिर सोल्ड गुड्स 21,000 फॉर कैश, 21,000 रुपीज़ के गुड्स कैश में बेचे, प्रोसीड डिपोजिट इनटू द बैंक 25 अप्रैल 2017। तो सबसे पहले 21,000 को हमने सेल्स अकाउंट लिख दिया, फिर काउंटर एंट्री बन गई कि हमारे पास 21,000 बैंक में जमा करा दिए थे हमने, तो कैश नेक्स्ट डे को 25 अप्रैल को, ठीक है। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश कम होगी और बैंक बढ़ गया, ठीक है बच्चे। तो वापस आ गई हमारी एंट्री हुई। फिर कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग है तो यहाँ पे बाय ड्राइंग लिख दिया हमने। फिर बैंक चार्जेस पैसे के, फिर यहाँ पे किया। फिर टोटल हमने क्या कर दिया, वापस टोटल किया तो देखा कौन सी साइड बड़ी आ रही, कौन छोटी आ रही है। यहाँ पे ये साइड छोटी आ रही थी, कैश में 17,100 आ रहा था और बैंक में 49,200 आ रहा था, तो बाय बैलेंस कैश डाउन कर दिया, तो 30 अप्रैल की डेट लगा दी है भाई, ठीक है, इस मंथ की लास्ट डेट, इसी को हमने ब्रॉट डाउन कर दिया यहाँ पे। समझाइए बच्चे, ये डबल कॉलम कैश बुक होगी आपकी। अब हमने कैश बुक तो बना ली, अब जो ट्रांसैक्शन क्रेडिट की थी, ठीक है,
वो ट्रांसैक्शन कहाँ पे आएंगी, अदर सब्सिडरी बुक में। जैसे आपने कोई सेल की होगी क्रेडिट में या परचेज की होगी क्रेडिट में, तो अदर सब्सिडरी बुक में हमारे पास सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये वाली किताबें बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। जैसे इसमें दोनों बुक्स बनाऊंगा, इसमें मैं आपको सेल्स बुक भी बना के बताऊंगा और मैं परचेज बुक भी बना के बताऊंगा। पर सेल्स वाली एंट्री कौन सी लेनी है, जो क्रेडिट वाली होंगी, और परचेज की एंट्री कौन सी लेनी है, क्रेडिट वाली लेंगे। सेकंड थिंग कौन सी लेंगे, रेलिवेंट एंट्रियाँ लेंगे। अब आप बोलोगे सर रेलिवेंट एंट्री क्या हुई, रेलिवेंट मतलब जिस का वो बिजनेस करता है वही एंट्रियाँ लेंगे। अगर वो स्टेशनरी का काम कर रहा है तो स्टेशनरी की एंट्रियाँ लेंगे, और कौन सी वाली, क्रेडिट वाली एंट्रियाँ लेंगे। ठीक है, जैसे ब्रॉड और प्रदीप पब्लिशर्स जलंधर, तो ये परचेज बुक में आ जाएगा। सोल्ड सेल बुक में आ जाएगा। ये अगर रिटर्न किया तो ये रिटर्न वाली बुक में आएगा। अभी हम परचेज वाली और सेल वाली देख रहे हैं, ये वाली नहीं लेंगे, रिटर्न वाली। सोल्ड वाली लेंगे, परचेज वाली लेंगे। ठीक है, तो जैसे परचेज वाली एंट्री में देखते हो कैसे करनी है, आपको समझ आ जाएगी। जैसे 80 कॉपीज़ ली है, 220 रुपीज़ पर कॉपी है। 60 कॉपीज़ ली है और 200 रुपीज़ पर कॉपी है। 17 कॉपीज़ ली है जनरल साइंस की, 140 रुपीज़ पर कॉपी है, और लेस डे डिस्काउंट 25% है। तो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने परचेज बुक बना दी इस तरह करके, परचेज डे बुक। तो ऊपर लिख दिया मैंने प्रदीप पब्लिकेशन जलंधर, डेट पर्टिकुलर, इनवर्ड इनवाइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल अमाउंट। तो 80 कॉपीज़ 220 रुपीज़ मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट आ गया। 60 कॉपीज़ 200 रुपीज़ मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट आ गया। 70 कॉपी 140 रुपीज़ मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट हो गया। टोटल आ गया ये, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये अमाउंट किया। बाकी अमाउंट हमने कहाँ लिख दिया, अमाउंट वाले कॉलम। सेम विद जब उसकी नेक्स्ट परचेज वाली एंट्री होगी, जैसे 23 फेब की थी ये वाली, सेम मैंने किया 118 कॉपीज़ 450 रुपीज़, 16 कॉपीज़ 375 रुपीज़, वही मैंने यहाँ पे लिखा 18 कॉपीज़ 450 रुपीज़, 60 कॉपीज़ 375 रुपीज़। तो अमाउंट यहाँ पे लिखा, फिर लेस डे डिस्काउंट लिखा, जो अमाउंट है बाहर लिखा, टोटल अमाउंट हमने ऐसा कर दिया। इसी तरीके से सेल्स की एंट्री भी करनी है, इसी तरीके से परचेज रिटर्न की एंट्री भी करनी है, इसी तरीके से हमने सेल रिटर्न की एंट्री भी करनी है। सिंपल, मुझे एक कंसेप्ट याद रखना है कि एक तो हमने क्रेडिट की एंट्री लेनी है, ठीक है, और जो रेलिवेंट एंट्री है, रेलिवेंट एंट्री होगी जिस रिलेटेड वो बिजनेस कर रहा है वही एंट्री लेनी, उसके अलावा एंट्री लेनी। तो आपकी परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक गलती नहीं होगी आपकी। अब बच्चा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का आपको फॉर्मेट बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था CLEAR, कैपिटल क्रेडिट करनी है, लाइबिलिटी क्रेडिट करनी है, एक्सपेंस डेबिट करने हैं, एसेट्स डेबिट करने हैं, रेवेन्यू क्रेडिट करने हैं। इसी तरीके से आपकी ये ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट है नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। जैसे कैपिटल क्रेडिट होती है, लैंड बिल्डिंग एसेट्स हैं, प्लांट मशीनरी एसेट है, इक्विपमेंट एसेट्स हैं, फर्नीचर फिक्चर एसेट है, डेबिट साइड आएंगे, कैश इन हैंड एसेट है, बैंक एसेट है, डेटर एसेट है, बिल रिसेवेबल एसेट है, स्टॉक एसेट है, फिनिश मतलब ओपनिंग स्टॉक एसेट है, फिनिश हमारे पास जो स्टॉक है वो एसेट है, परचेज एक्सपेंस है, वैसे कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स इनकम होती है, सेल रिटर्न डेबिट होती है। बस इसका हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर परचेज दिया हुआ है हमें, ठीक है, अगर आपको बच्चे फिर से बता रहा हूँ, अगर परचेज दी होती है तो हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते हैं। अगर बैलेंस हमारा टोटल ना कर रहा हो तो सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। अगर बच्चा आपको एडजस्टेड परचेज दी हुई है, ठीक है, तब आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। अगर आपको COGS दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हमें पता है कि परचेजेज गिवन होंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है। तो सस्पेंस अकाउंट जब हमारा बैलेंस मैच ना कर रहा हो तो हमने जो भी साइड छोटी आ रही होगी हमने वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख देना। ये कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म में रिविजन करवा रहा हूँ मैं। अब बच्चे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका BRS बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉर्मेट बता देता हूँ। अगर आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है वो फेवरेबल बैलेंस होगा, वो प्लस साइड आता है। अब हमने पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, इसका मतलब जो जो चीज़ें पासबुक में हुई वही करेंगे। अगर आपने चेक इशू किया है, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो प्लस करेंगे। अगर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है प्लस करेंगे। अगर कोई अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया कस्टमर की तरफ से प्लस करेंगे। इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला हुआ है प्लस करेंगे। अगर चेक बैंक में जमा करा दिया हुआ है, ठीक है, मगर आपने कैश बुक में ओमिट कर दिया तो प्लस करेंगे, ठीक है, जमा हो चुका हुआ है। और अगर एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन इन द बैंक इन द पासबुक तो प्लस करेंगे बच्चे। अब लेस क्या करेंगे, अगर चेक पे कर दिया बैंक में मगर क्रेडिट नहीं हुआ तो लेस करेंगे। अगर चेक बैंक में जमा हो गया है पर डिसऑनर हो गया तो माइनस करेंगे, ठीक है।
और अगर डायरेक्ट पेमेंट बाय दी बैंक अकॉर्डिंग टू दी प्रायर इंस्ट्रक्शन, कोई आपने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मेरी LIC कार्ड लेना या कुछ भी होगा तो माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस होगी, कमीशन बैंक ने काटी है, माइनस करेंगे। कोई चेक इशू किया है बट उमिट करना भूल गए आप, कैश बुक में रिकॉर्ड करना उसको भूल गए, ठीक है। तो इट मीन टू से बैंक ने माइनस कर दिया तो आप भी माइनस ही करोगे, ठीक है। और एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय दी बैंक इन दी पासबुक तो माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आपका पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। और अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आपको नाउ क्या करना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसका मतलब जो जो चीज़ें आपने कैश बुक में की होंगी वही करनी है। तो इसका रिवर्स आप समझ लो कि आपने रिवर्स करना है। अगर चेक इशू कर दिया है तो आपने माइनस ही करना है। अगर बैंक ने अलो कर दिया हुआ है इंटरेस्ट तो बैंक में ऐड हुआ, आपके पास थोड़ी ऐड हुआ, आपने माइनस कर देना है। तो आपने रिवर्स चलना है उस केस में, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको BRS को एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिया। अब बच्चे इंपॉर्टेंट आपका फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट इस तरह लिखना आपने। यहाँ पे सारे खर्चे लिख देने हैं, कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे आपको इनकम्स लिखनी है। तो यहाँ पे मोस्टली हमारे पास 3-4 आइटम्स ही आती हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज़्यादा आती हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है वो लिखना है। परचेज, अगर कोई परचेज रिटर्न हुई है वो लिखनी है। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। फ्राइट कैरेज है, कस्टम इंश्योरेंस है, वेजिस है, गैस वाटर फ्यूल का खर्चा है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, कार्गो एक्सपेंस है, शिपिंग एक्सपेंस है, इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, डॉग ड्यूटीज़ है, ऑक्ट्राई है, परचेजेज की कोई कमीशन है, तो वो सारी हमारी डेबिट साइड आ जाएगी। इस साइड हमारी सेल्स आएंगी, लेस रिटर्न आएंगी, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। फिर देखना इनकम ज़्यादा है कि खर्चे ज़्यादा हैं। अगर इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम हैं, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंस जो बचेगा। और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा आपका। इसी तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा। जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाल दिया तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन बच्चे मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस उतरेगा, इस साइड इनकम में आएंगी, इस साइड आपके एक्सपेंस आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे सारे खर्चे लिख देने, यहाँ पे सारी इनकम लिख देनी। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, मैंने क्लास में आपको ये डिस्कस किया था। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो गए, कोई फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गए, मेंटेनेंस के खर्चे हो गए, या एबनॉर्मल लॉसेस हो गए, वो सारे हमारे डेबिट साइड आ जाते हैं। तो क्रेडिट साइड हमारी इनकम्स हो गई, कोई कमीशन आप रिसीव कर दी, रेंट रिसीव कर दिया, कोई डिस्काउंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, कोई गेन हो गया, एसेट को सोल्ड किया हुआ है आपने तो उसमें गेन हुआ आपको, इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको। इस साइड आपके सैलरीज, रेंट, ऑफिस रेंट, लाइटिंग, लीगल चार्जेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, गोडाउन रेंट, जो भी खर्चे होंगे सारे आपने यहाँ लिख देने। फिर अगेन अगर इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम हैं, तो आपका इनकम आ गई, मतलब प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो आपके पास नेट लॉस आ जाएगा। तो आप नेट लॉस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये फॉर्मेट बनने के बाद हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट बचता है। तो बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आ गया कि पहले लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब सारी लाइबिलिटी यहाँ पर लिख देनी है। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा मैंने, इसमें मैंने ऐड कर देना नेट प्रॉफिट, अगर मैं नेट प्रॉफिट आया होगा। अगर नेट लॉस आया होगा तो वो लेस कर देना है। उसी तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो ऐड कर देना है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो लेस कर देना है, ठीक है। अगर आपका ड्राइंग्स दी हैं तो वो लेस कर देनी है। तो अमाउंट आएगा वो बाहर लिखना है कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारी लाइबिलिटीज यहाँ लिख देनी है आपने, सारे एसेट्स आपने यहाँ लिख देने हैं। फिर आपकी लास्ट में बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी। तो इट मीन टू से आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन ठीक हो गया। तो ये तो हो गया हमारा विदाउट एडजस्टमेंट। अगर विद एडजस्टमेंट में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझा देता हूँ, तो आपका ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, विद एडजस्टमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ बच्चों को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। विद एडजस्टमेंट सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आता है, ठीक है बच्चे। पहली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, वो खर्चे जो अभी पे करने हैं। तो इसका मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे या ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, जिसका खर्चा होगा अपने रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ये ऐड हो जाएगा, चाहे प्रॉफिट लॉस में हो चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में होगा।
और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है। थर्ड, आपका प्रीपेड एक्सपेंस, कोई खर्चे आपने पहले ही पे कर दिए हैं, तो ये भी आपका अगर ट्रेडिंग अकाउंट का है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, जिसका भी होगा, अपने रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से, ठीक है बच्चे, लेस हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले पे कर दिए, खर्चा तो अगले साल का होगा या अगले टाइम का होगा, तो पहले पे कर दिए, इस साल में खर्चे में नहीं आएगा ये। और बैलेंस शीट में ये आपके लिए एसेट बन गया, क्योंकि आपने खर्चे पहले ही कर दिए, बेनिफिट बाद में मिलेगा, तो एसेट साइड आ जाएगा। फिर आपकी फोर्थ एक्यूर्ड इनकम। एक्यूर्ड इनकम होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इनकम आपने अर्न कर दिए पर रिसीव नहीं कर दिए, मगर इस साल की इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड अपनी रेलिवेंट इनकम या रिस्पेक्टिव इनकम में, रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड हो जाएगी बच्चे, और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आएगी, क्योंकि हमारी एसेट्स बन गई। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आती है फिफ्थ अनअर्न्ड इनकम, जो मैंने क्लास में आपसे डिस्कस भी की थी। अनअर्न्ड इनकम होती है इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, या इनकम रिसीव इन एडवांस, या इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने रिस्पेक्टिव इनकम में से लेस हो जाती है, और बैलेंस शीट में बच्चे ये लाइबिलिटी साइड आती है, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी है। सिक्स्थ वन, दैट इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमें पता है एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेपरेट शो होगा ये डेबिट साइड, ठीक है। और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड अपने रिस्पेक्टिव एसेट्स में से लेस हो जाएगा बच्चे, ये आपने याद रखना। फिर इसी तरीके से ही सेवन्थ एडजस्टमेंट हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो होगा, सेपरेट शो होगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, मतलब अपनी रिस्पेक्टिव कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे, मीन टू से लाइबिलिटी साइड इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। एट्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ये इनकम होगी हमारे लिए, ठीक है, सेपरेट शो होगा। और बैलेंस शीट में ये कैपिटल में से लेस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये कुछ एडजस्टमेंट है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। फिर अगर आपका बैड डेट दी है, एडिशनल बैड डेट दी है, ठीक है बच्चे, तो ये डेबिट साइड आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको प्रीवियस बैड डेट दी है कोई, उसमें ऐड कर देंगे इसको, और बैलेंस शीट में ये डेप्टर में से लेस हो जाएगा। डेप्टर मतलब एसेट साइड, ये लेस हो जाएगा। नाइन्थ एडजस्टमेंट। और अगेन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है आपको, टेंथ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड सेपरेट शो होगा हमारा। और बैलेंस शीट में बच्चे ये आपकी एक किस्म की लाइबिलिटी बन गई, तो लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। करंट लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। इसी तरीके से एक और एडजस्टमेंट कर लेते हैं लास्ट। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, अगर आपने कोई एडवांसेस या लोन दिया हो फर्म को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बचे ये क्रेडिट साइड शो होगा, ठीक है। अगर फर्म को लोन दिया हमने तो हमारी इनकम होगी, सॉरी फर्म ने लोन दिया होगा, अगर फर्म ने लोन दिया फर्म के लिए इनकम होगी, और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ये भी याद रखनी है। तो अब आपको मैंने सारे चैप्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन वे में आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।